फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण। हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, वन मतलब फॉरेस्ट, जो कि यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, हेक्टेयर तक की वन्य भूमि। इसके आगे का हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं। तो इसमें छूट की सीमा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के 100 किलोमीटर भीतर तक की वन्य भूमि, इसमें छूट दे रखी है। सुरक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण, तो इसमें कितनी छूट है? 10 हेक्टेयर तक की वन्य भूमि। फिर है हमारा रक्षा परियोजनाएं, अर्धसैनिक शिविर या सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित परियोजनाएं। तो इसमें छूट है हमारे पास वामपंथी चरमपंथ प्रभावित क्षेत्र में 5 हेक्टेयर तक की वन्य भूमि। टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ मामला 1996। तो ये जो 1995 का उच्चतम न्यायालय है, उसका एक महत्वपूर्ण निर्णय है ये, जिसने वन की व्यापक और समग्र परिभाषा वो स्थापित की। वन की जो परिभाषा है उसका विस्तार करते हुए इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है। तो क्या क्या चीज शामिल हुई है? सभी ऐसे क्षेत्र जो किसी भी सरकारी मतलब केंद्र और राज्य जो अभिलेख है उसमें वन के रूप में दर्ज हो, चाहे उनका जो स्वामित्व है वो मान्यता या वर्गीकरण कुछ भी हो। सभी ऐसे क्षेत्र जो वन के शब्दकोशीय अर्थ के अनुरूप हों। वे क्षेत्र जिन्हें 1996 के आदेश के बाद राज्य जो सरकार है उनके द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों ने वन के रूप में चिन्हित किया हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन GIM। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसने राष्ट्रीय हरित भारत मिशन या ग्रीन इंडिया मिशन GIM है, इसका संशोधित डॉक्यूमेंट्स है वो जारी किया है। ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत देखें इसकी। तो जो ग्रीन इंडिया मिशन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में हुई थी। और ये राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है NAPCC के जो 8 मिशन है उनमें ये शामिल है। उद्देश्य की बात करें तो वन, गैर वन क्षेत्रों में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि करना। मिशन के तहत 24 मिलियन जो हेक्टेयर है इसे अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवा है उनमें सुधार करना। तो इसमें वायुमंडल से कार्बन का अवशोषण और जो भंडारण है वो भी शामिल है। वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, इसके समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना आदि। ग्रीन इंडिया मिशन के 3 उप मिशन निम्नलिखित हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से। वन क्षेत्र की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार, वन वृक्ष आवरण बढ़ाना और पारिस्थितिकी तंत्र उसकी पुनर्बहाली करना, तथा वनों पर निर्भर जो समुदाय हैं उनकी आय और आय स्रोत है उनको बढ़ाना। वित्त पोषण देख लेते हैं। तो आंशिक वित्त पोषण मिशन के लिए आवंटित राशि है इससे, और शेष वित्त पोषण जो है राष्ट्रीय प्रतिपूरक नवीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण CAMP है, तो इससे प्राप्त होगा। क्रियान्वयन अवधि की बात करें तो वो कितनी है? 10 वर्ष है, 2021 से 2030 तक। एजेंसी की बात करें क्रियान्वयन इसकी तो कौन सी है? तो ये मिशन है ये बॉटम अप मॉडल पर आधारित है, और जो संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं JFMCS, ये इस मिशन की प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसियां हैं। ग्रीन इंडिया मिशन की प्रमुख रणनीतियां, तो ये रणनीतियां ये भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्रतिबद्धता से जुड़ी हैं। तो सबसे पहले हमारा सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र पद्धति को अपनाना। यह मिशन अरावली, पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्र, मैंग्रोव, भारतीय हिमालय क्षेत्र, IHR जैसे अति नाजुक क्षेत्र उन पर विशेष ध्यान देगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR निधियों का उपयोग पारिस्थितिकी क्षेत्र उसकी पुनर्बहाली में या ग्रामीण क्षेत्र उनकी सहायता प्रदान करने में किया जाएगा। कार्बन मार्केट का लाभ उठाना, तो जो वानिकी और कृषि वानिकी वृक्षारोपण है इससे अर्जित जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उनकी स्वैच्छिक कार्बन मार्केट में बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर हमारा ग्रीन इंडिया फोर्स, प्रशिक्षित युवाएं हैं उनका एक कैडर गठित किया जाएगा। ये जो कैडर है
ये परियोजनाओं के क्रियान्वयन, रखरखाव एवं परिसंपत्ति की निगरानी में सहयोग करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो है वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 रिपोर्ट। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो सांख्यिकी और जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है MOSPI, तो इसके द्वारा वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 रिपोर्ट है वो जारी की गई है। वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो पर्यावरण लेखाओं से संबंधित है, ये 8वां क्रमिक संस्करण है इसका। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली SEEA ढांचे पर आधारित वन लेखांकन पर प्रथम समर्पित प्रकाशन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली SEEA के बारे में जान लेते हैं। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी मानक है जो आर्थिक और पर्यावरणीय जो आंकड़े हैं उनको एकीकृत करता है। इसका जो उद्देश्य है वो पर्यावरण का अर्थव्यवस्था में योगदान और अर्थव्यवस्था का पर्यावरण पर प्रभाव समझना है। विकास की बात करें तो इसे वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र UN, यूरोपीय आयोग और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO इसके द्वारा विकसित किया गया था। इसे सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है MOSPI है। इसके द्वारा पहली बार वर्ष 2018 में अपनाया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 भारतीय वन सर्वेक्षण का द्विवार्षिक प्रकाशन के अनुसार भारतीय वनों की स्थिति। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुल वन और वृक्षारोपण, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। 2021 के आकलन कितना 24.62% की तुलना में जो भौगोलिक क्षेत्र का है 25.17% हो गया है। इसमें जो 21.76% वनावरण है और 3.41 है ये वृक्षावरण शामिल है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। वनावरण तो क्या है? 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो वनावरण है उनके कुल क्षेत्रफल के कितने 33% से अधिक है। 75% से अधिक जो वनावरण वाले 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन से? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। शीर्ष 3 राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन से हैं? तो वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। और शीर्ष 3 राज्य जो प्रतिशत अनुसार हैं वो कौन से? तो लक्षद्वीप 91.33% है, मिजोरम है, फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। फिर देखेंगे हम कुल मैंग्रोव आवरण, तो ये कितना है 4,992 वर्ग किलोमीटर ये दर्ज किया गया है। 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर की अभी क्या हुई, इसमें कमी हुई है। गुजरात है उसमें देखी गई, गुजरात में क्या देखी गई? कमी देखी गई है। जबकि जो आंध्र प्रदेश और जो महाराष्ट्र है उसमें इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। NDC के जो इसके तहत जो लक्ष्य हैं वो क्या है? तो कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन BT CO2 समतुल्य तक पहुंच गया है। ये दर्शाता है कि जो भारत है वो 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले 2005 की तुलना में 2.29 बिलियन टन के अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है। प्रमुख शब्दावली देख लेते हैं, की टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो वन क्षेत्र क्या है? तो सरकारी अभिलेख में जो वन है इसके रूप में दर्ज क्षेत्र को वन क्षेत्र कहा जाता है। ये अभिलेखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी कहा जाता है। वनावरण तो 1 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली समस्त भूमि जिसका वृक्ष वितान घनत्व 10% है उससे या उससे अधिक हो, चाहे उसका जो स्वामित्व है या विधिक स्थिति कुछ भी हो। इसमें फलोद्यान, बांस या ताड़ शामिल हैं। वृक्षावरण तो इसमें क्या है? इसे वन क्षेत्र के बाहर के वे सभी वृक्ष भूखंड शामिल हैं जो 1 हेक्टेयर से कम है। इसमें ग्रामीण और शहरी परिवेश में पाए जाने वाले सभी बिखरे हुए पेड़ शामिल हैं जो वनावरण आकलन है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। कार्बन स्टॉक क्या है? तो सभी जीवित और निर्जीव बायोमास में मौजूद जो कार्बन है, इसमें भूमि के ऊपर का जो बायोमास है, भूमि के नीचे का बायोमास और मृत काष्ठ, लिटर, वनस्पति अवशेष और मृदा कार्बन ये सब शामिल हैं। संरक्षित वन क्या है? तो भारतीय वन अधिनियम या अन्य राज्य वन अधिनियम में उनके प्रावधानों के तहत अधिसूचित क्षेत्र होते हैं
जिन्हें सीमित स्तर का संरक्षण प्राप्त है। इसमें सभी गतिविधियों की अनुमति तब तक होती है जब तक कि उन्हें विशेष रूप से प्रतिबंधित ना किया गया हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्द्रभूमि, तटीय भूमि और महासागर। तो इसमें हम फर्स्ट सब टॉपिक इसका पढ़ेंगे, खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि, UN हाई सी ट्रीटी। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र है, इससे बाहर के क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए संधि BBNJ समझौता है, उसकी 60 देशों द्वारा पुष्टि कर दी गई है और अब ये प्रभावी हो जाएगी। इसे खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि या हाई सी ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। BBNJ समझौता 2023 के बारे में जान लेते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभी समय अनक्लोज है, उसके तहत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जब भी BBNJ समझौता लागू होगा तो ये अनक्लोज के अंतर्गत तीसरा कार्यान्वयन समझौता होगा। अन्य जो 2 समझौते हैं वो निम्नलिखित हैं। अनक्लोज के भाग 11 है, इसके कार्यान्वयन से संबंधित 1994 का समझौता। तो ये खनिज संसाधन है, उनकी खोज और निष्कर्षण से संबंधित है। तथा 1995 का संयुक्त राष्ट्र फिश स्टॉक समझौता, तो ये क्या है? प्रवासी मछली प्रजातियों के स्टॉक के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित है। बात करें उद्देश्य की, तो वर्तमान एवं दीर्घावधि में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे के क्षेत्रों की समुद्री और विविधता का संरक्षण एवं संधारण उपयोग सुनिश्चित करना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत में BBNJ समझौता के क्रियान्वयन है, इसका कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा। इसे 60 देशों द्वारा अनुमोदित किए जाने के 120 दिन बाद लागू होना अनिवार्य है। भारत ने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं, किंतु अभी तक इसने अनुसमर्थन नहीं किया है। जो देश अनक्लोज के सदस्य नहीं हैं, वे भी BBNJ समझौते में शामिल हो सकते हैं। ये पॉइंट हमको याद रखना है। संधि के प्रमुख स्तंभ, तो जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र है MPS, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये संधि खुले समुद्र में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों तथा अन्य संरक्षण एवं प्रबंधन उपायों की स्थापना के लिए एक तंत्र का निर्माण करेगी। समुद्री संरक्षित क्षेत्र सामान्यतः स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जो समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए कानूनी या अन्य प्रभावित तरीकों के तहत मान्यता प्राप्त, समर्पित और प्रबंधित होते हैं। समुद्री आनुवंशिक संसाधन, मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेस MGRS, तो यह संधि खुले समुद्री जीवों जैसे जीवाणु, प्रवाल, गहरे समुद्री स्पंज आदि इनसे प्राप्त आनुवंशिक पदार्थों के वाणिज्यिक उपयोग से उत्पन्न वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों के साझाकरण की व्यवस्था करती है। इन आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य और जैव प्रौद्योगिकी में किया जा सकता है। क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, तो इसका उद्देश्य ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी साझाकरण के माध्यम से विकासशील देश हैं उनको संधि को लागू करने में सहायता करना है। पर्यावरण प्रभाव आकलन, तो राष्ट्रीय सीमाओं से परे क्षेत्रों में गहरे समुद्र में खनन जैसी खुले समुद्र की गतिविधियों का पर्यावरणीय आकलन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य करना आवश्यक होगा, ताकि परिणामों को पारदर्शी रूप से साझा किया जा सके। संधि के अपवाद देख लेते हैं। तो ये संधि किसी भी युद्धपोत, सैन्य विमान या नौसेना सहायक पोत पर लागू नहीं होगी। यह मत्स्यन और उससे संबंधित गतिविधियों पर लागू नहीं होगी, क्योंकि ये जो गतिविधियां हैं ये अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विनियमित होती हैं। समुद्री आनुवंशिक संसाधनों MGRS और उनके डिजिटल अनुक्रम जानकारी के उपयोग से संबंधित दायित्व किसी पक्ष की सैन्य गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे, जिनमें सरकारी पोतों या विमानों द्वारा की जाने वाली गैर व्यावसायिक सेवाएं भी शामिल हैं। हालांकि ये जो दायित्व हैं ये सदस्य देशों की गैर सैन्य गतिविधियों पर लागू होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।